पर भगवान कृष्ण तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। कालिया नाग का विष उनका क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने सारा का सारा जहर अपने अंदर सोख लिया और फिर कालिया नाग से कहा कि मैं तो तुम्हें मार के तुम्हें जन्म और मृत्यु के से स्वतंत्र करने के आया था, पर तुमने अपने मोक्ष को मुझसे छीन लिया, मुझे डस लिया। समर्पण दिखा नहीं। कालिया नाग का जवाब सुनिए आप। भगवान जैसे ही मैंने आपको देखा मैं कृतज्ञता के भाव से भर गया। आपके दर्शन के बाद करुणा भाव से आपको कुछ अर्पण करना चाहता था, लेकिन मेरे पास विष के सिवा कुछ था ही नहीं। भगवान मैंने अपना विष के आपको समर्पण कर दिया। अगर आप में समर्पण का भाव है, अर्पण करने का भाव है, तो भगवान कृष्ण ने उस कालिया नाग को जन्म और मृत्यु के श्राप से मुक्त किया। आपने जवाब सुना ना कालिया नाग का कि भगवान मेरे पास विष के अलावा समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए आपके करुणा भाव से मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि मैंने आपको डस लिया। भगवान ने कहा, भगवान बड़े खुश हुए। अगर आपके पास विष भी है लेकिन आप समर्पण के साथ भगवान को अर्पण करोगे तो वो भगवान खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। अगले वक्ता के रूप में आज की इस ऑडिटोरियम में अगले संबोधन के लिए प्रथम वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर अजय हार्डिया जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना साइंटिफिक प्रेजेंटेशन हम सबको समर्पित करें। सम्मानित अजय एवं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष एवं पूरे देश से आए हुए प्रिय इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों, आज सबका इस मंच से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर विचार विमर्श करने आए हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीन है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो इसके इन्वेंटर रहे हैं, उन्होंने जिनका जन्म 1809 में हुआ और इटली कंट्री के अंदर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के मजिस्ट्रेट, लेफ्टिनेंट सेना में कर्नल जैसे पद पर, उच्च पद पर रहने के बाद वो चिकित्सा के क्षेत्र में आए और उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के अलावा अन्य चिकित्सा से जुड़े विषय का अध्ययन किया और उस समय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इन्वेंशन हो चुका था। इसके पीछे भी एक कारण था कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी मदर जो थी, उनकी जो माँ थी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उस समय जो भी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति थी, उसका सब उन्होंने इलाज कराया। परंतु हम सब जानते हैं कि कैंसर में दर्द का कोई इलाज नहीं है और उस समय भी उनकी मदर लगभग 10 साल तक कैंसर के रोग से पीड़ित रही और उन्होंने उस समय जो भी तात्कालिक चिकित्सा पद्धति थी उसका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने गहन अध्ययन के बाद वो अपनी मां को तो ना बचा पाए, परंतु उन्होंने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और वो 1845 से इस चिकित्सा के क्षेत्र में आए और
उन्होंने गहन अध्ययन किया, होम्योपैथी का भी अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि होम्योपैथी में भी बहुत सारी कमियां हैं और उन्होंने एक नई चिकित्सा विज्ञान को जन्म दिया, वो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसके पूर्व जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति एनर्जी बेस्ड चिकित्सा विज्ञान है, इसके पहले जो 15वीं शताब्दी में पैरासेल्सिस नाम के पृष्ठ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस समय वो एक अल्केमिस्ट थे, वो एक माइनिंग में काम करते थे। उन्होंने स्पेजरिक चिकित्सा का इन्वेंशन किया था और उन्होंने 2 नियम दिए थे कि लाइक और लाइक, समानता से समानता का शयन होता है, जिसे हैनिमल साहब जो होम्योपैथी के इन्वेंटर रहे हैं, उन्होंने इसका बेस माना और एक नियम दिया था कि पौधों में विद्युत शक्ति विद्यमान होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस इन वेजिटेबल किंगडम। इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और 20 साल के अध्ययन के बाद 1865 में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का उन्होंने इन्वेंशन किया और 1870 से 1880 के बीच ये चिकित्सा पद्धति पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने प्रचारित करना स्टार्ट किया। 1880 में उन्होंने कंसोर्टियम फॉर इलेक्ट्रोपैथी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि इलेक्ट्रोपैथी औषधियों को पूरे दुनिया में इसकी उपयुक्तता को इसको बाहर भेजा जाए और इसकी प्रामाणिकता देखी जाए। और उस कंसोर्टियम की देखरेख उस समय थियोडर क्लास नाम के एक डॉक्टर थे, वो उनके संपर्क में आए और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी और थियोडर क्लास ने उस समय जो लिटरेचर था उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और मेडिसिन निर्माण में भी उन्होंने काउंट सीजर मैटी का साथ दिया और 1883 से लेकर 1890 के बीच वो साथ में काम करते रहे। और इसी बीच उनके संपर्क में जिम्फेल भी आए। जिम्फेल भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी स्पेजरिक पे काम किया और जिम्फेल भी 1870 में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भी डॉक्टर मैटी के साथ मिलकर काम किया और आगे इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाया। 1887 में जब वो ज़्यादा वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने एडॉप्टेड सन वेंट्रली मैटी को अपनी बागडोर उन्होंने दी और उसके बाद थियोडर क्लास और वेंट्रली मैटी मिलके आगे उस पद्धति को आगे बढ़ाते रहे। और इसी बीच हमारे हिंदुस्तान में ये चिकित्सा पद्धति 1880 में हिंदुस्तान में भी आ गई थी और मद्रास प्रेसिडेंसीज में डॉक्टर अन्ना हुए हैं जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के एक स्टॉकिस्ट के रूप में काम करते थे और उन्होंने इस सिस्टम को इंडिया में स्टार्ट किया। 1885 में डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना हुए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के पहले नॉर्थ इंडिया के ये चिकित्सक माने जाते हैं। और 1896 में काउंट सीजर मैटी की डेथ के बाद में ये सिस्टम आगे थियोडर क्लास और वेंट्रली मैटी मिलकर आगे चलाते रहे। इसी बीच 1914 और 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मेडिसिन निर्माण का कार्य बाधित हुआ और इसके बाद 1919 के अंदर थियोडर क्लास ने इलेक्ट्रोपैथी पे एक पुस्तक, एक मैथमेटिका मेडिसिन की बुक लिखी उन्होंने, जो उसके 7 एडिशन पब्लिश हुए और 1920
1920 में इसी दौरान हम ये कहेंगे कि डॉक्टर NL सिन्हा जो हुए, जो 1908 में उन्होंने प्रथम सुल्तानपुर में इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक का शुभारंभ किया और एजेल ग्लिडन से प्रभावित होकर, एजेल ग्लिडन जो कि जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने लंदन से, इंग्लैंड से अपनी डिग्री ली थी, और 1920 में डॉक्टर NL सिन्हा ने नेशनल इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के नाम से एक यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया। इसी बीच हम देखते हैं कि 1920, 1921 और 1922 के अंदर इस चिकित्सा पद्धति को रिजनबर्ग में इसकी एक फार्मेसी स्थापित हुई। एंजल फार्मेसी के नाम से डॉक्टर जॉन हुए जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, और इसके बाद में ये कंपनी जेसो रिजनबर्ग में ये शिफ्ट हुई, और 1967 और 1997 से लेके अभी तक ये श्वेब के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। और इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज के अलावा अमेरिका द्वारा भी इसको अप्रूव किया गया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन निर्माण की जो विधि है, कोएबेशन मेथड और स्पेजरिक के नाम से जानी जाती है, और स्पेजरिक मेडिसिन को जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में भी इसको स्थान दिया गया है, और इससे वर्ल्ड रिकग्नाइज ये पैथी है। तो हम कहेंगे कि आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन की मान्यता पूरी दुनिया में है, जिसको स्पेसिफिक पैथी के नाम से जाना जा रहा है। और भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का बिगुल जब ना होम्योपैथी को मान्यता थी, ना आयुर्वेद को मान्यता थी, उस समय डॉक्टर NL सिन्हा ने इसे उठाया था। डॉक्टर NL सिन्हा का जन्म 30 नवंबर 1889 को हुआ था, और इनके मृत्यु 30 अगस्त 1979 को। 90 साल तक उम्र तक इन्होंने इलेक्ट्रोपैथी में अपना जीवन बिताया, और इन्होंने 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसकी मान्यता के बारे में लिखा, और एक पत्र बेंटोली मैटी जो काउंसलर मैटी के दत्तक पुत्र थे, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि इसको हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोपी वल्लभ पंत को दिशा निर्देश दिया कि इसके बारे में आप विचार करें। और उस समय लेप्रेसी जो कुष्ठ रोग होता था, वो लाइलाज होता था, जैसे आज हम कैंसर बोलते हैं लाइलाज है, तो कुष्ठ रोग लाइलाज होता था। तो लेप्रेसी के उन्होंने एक केस उन्होंने ठीक किया, और इसका जो पूरा डाटा गवर्नमेंट को पेश किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम अन्य 6 केस देंगे, आप इसको आप ठीक कर देंगे तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे। इस संबंध में काफी वार्तालाप हुआ। इसके बाद मजबूरन 1951 में डॉक्टर NL सिन्हा को उन्होंने 30 दिन का फास्ट अनटू डेथ, उन्होंने एक भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की। उस हंगर स्ट्राइक का ये परिणाम रहा कि पूरे देश दुनिया में इलेक्ट्रोपैथी का लोगों ने जाना इलेक्ट्रोपैथी को। और उसके बाद 1953 तक उत्तर प्रदेश सरकार से वार्तालाप होता रहा। उन्होंने ये कहा कि सरकार हमें इसके अप्रूवल के लिए मुझे मरीज दे, और वो लेटर जो भी है वो हमारे पास सब रिकॉर्ड में मौजूद है। परंतु सरकार ने 6 मरीजों को देने को कहा, परंतु 6 मरीज बाद में उन्होंने नहीं दिए। तो इस प्रकार से
NL सिन्हा ने 1908 से लेके 1979 तक हजारों लाखों कैंसर के मरीजों को उन्होंने ठीक किया और उनकी स्पेशलिटी थी कि वो अपने यहाँ मरीजों को एक एक दो महीने अपने यहाँ भर्ती रख के इलाज करते थे और हजारों मरीजों को उन्होंने क्योर्ड किया, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने अपनी कई बुक्स लिखी हैं। उन्होंने उसके अंदर उन मरीजों के बारे में क्या मेडिसिन दी, कैसे उन्होंने ठीक किया, वो सभी चीजें उसके अंदर वर्णित थी। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति एक एस्टेब्लिश चिकित्सा पद्धति है और इसे एक बात और इसकी स्पेशलिटी है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंदर काउंट सदरमेटी द्वारा 45 इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए पॉइंट दिए गए, 9 रनिंग पॉइंट्स दिए गए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं जो चक्रों पे आधारित है। जैसे हमारा आयुर्वेद, हमारे भारतीय जीवन, हमारा सनातन जीवन, हमारी जीवन शैली जो आधारित है हमारे चक्रों पे आधारित है। हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों साल पहले जो तपस्या करते थे और अपने चक्रों को जागृत करते थे, वही चीजों को काउंट सदरमेटी ने भी अपने उस दरम्यान पाया और उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रो इसलिए रखा कि इलेक्ट्रो जो मेडिसिन है, जो एनर्जी, जो प्लांट्स की एनर्जी है, जो प्लांट्स नेचर से सनरेज की उपस्थिति में जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, उस संपूर्ण प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है कोवेशन मेथड से। कोवेशन मेथड उसमें प्लांट्स का जो भी पार्ट लेता है, उस प्लांट्स को अच्छे से वॉश करने के बाद में और उसको एक पॉट के अंदर उसको हम एक अच्छे पानी के अंदर, डिस्टिल पानी में उसको हम रख देते हैं कुछ समय के लिए और उसको हम ऐसी जगह रखते हैं कि उसको तेज धूप ना मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना हो और वैसे हम उसको धूप में भी रखते हैं, अंधेरे में भी रखते हैं और हम देखते हैं कि 45 दिन बाद, 50 दिन बाद उसका एक्सट्रैक्ट प्लांट का निकलता है। उसके बाद उस प्लांट्स को वापस निकाल देते हैं, फिर दूसरा प्लांट्स डालते हैं। हम तब तक ये प्रक्रिया करते हैं तब तक कि वो शहद की तरह गाढ़ा ना हो जाए। तो वो जब एक्सट्रैक्ट निकल जाता है तो एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद उसकी प्रोसेस एक मेडिसिन बनाने की, जिसको हम स्पेजरिक कहते हैं, कि उस मेडिसिन में उस प्लांट्स के जो अल्कलॉइड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। तो उसमें केवल एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम जब अपनी बॉडी पे हम जब लगाते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं या हम खाने के लिए देते हैं तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। मतलब तो मैं कहूँगा कि सब एलोपैथी का बोलते हैं कि हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हमें 10 मिनट में रिजल्ट मिल रहा है, 15 मिनट रिजल्ट मिल रहा है। हमारी मेडिसिन लगाते से ही 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर ही पेशेंट को रिलीफ देना स्टार्ट करती है और अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। और हमारे खुद के ऐसा अनुभव है मेरा पिछले 35 साल का कि जिसके अंदर हमारी मेडिसिन कुछ ही हमने मेडिसिन लगाई है और 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के अंदर एलोपैथी से ज्यादा फास्ट काम करती है। तो उसका नाम इसलिए रखा गया है इलेक्ट्रो, कि तुरंत प्रभावी है, बिजली की तरह कार्य करने वाली है। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती है। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, हम जो मेडिसिन को वहां पे लगाते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काउंट सदरमेटी ने 115 प्लांट्स लिए और उस 115 प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया। हम कहते हैं कि होम्योपैथी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर या अन्य उसके अंदर हजारों की संख्या में प्लांट्स उपयोग हो जाते हैं। काउंट सदरमेटी ने 115 प्लांट्स ही क्यों लिए, लिमिटेड क्यों लिए? क्या हम इसको 120 नहीं कर सकते हैं, क्या 150 नहीं कर सकते हैं, क्या हम 200 नहीं कर सकते? उसका एक रीजन ये है कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि हमारे शरीर के अंदर 18 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है और 115 जो प्लांट्स लिए गए हैं उसमें वो 18 प्रकार के मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं
और हमारी जो बीमारी होती है, जो डिसीज हमें हो रही है, तो वो 115 प्लांट्स में वो सब चीज हो जाती है, इसलिए हमें अन्य प्लांट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये मेडिसिन तुरंत प्रभावी होती है और हमारे शरीर को होम्योस्टेटिस करती है। ब्लड और लिम्फ, जैसे हम कहते हैं आयुर्वेद में त्रिदोष है, वात पित्त और कफ को लिया गया है। जैसे एलोपैथी के अंदर बोलते हैं एलो मीन्स विपरीत, कि वहां पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, विपरीत चिकित्सा पद्धति। वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज द कॉज ऑफ द डिसीज। यदि ब्लड और लिम्फ यदि अशुद्ध हो जाएंगे तो हम उसको बीमारी होगी। नॉर्मल एनर्जी के साथ, यदि सर्कुलेशन के साथ यदि ब्लड फ्लो हो रहा है तो हम बिल्कुल नॉर्मल, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और किसी ना किसी वजह से जब एब्नॉर्मलिटी होती है, कोई इन्फेक्शन हमें होता है, किसी भी कारण से हम जब बीमार होते हैं तो ब्लड और लिम्फ में इम्यूनिटी होती है। और इसमें ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोपैथी में, हम कहेंगे कि स्क्रोफ्लोस ग्रुप है, इसके अंदर 12 मेडिसिन, 12 कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, क्योंकि हर मेडिसिन में इसके अंदर, जैसे S1 हम कहेंगे तो उसके अंदर 9 प्लांट्स लिए गए हैं। तो अलग अलग इसके अंदर उस प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट निकाल के, और उसका एक कॉम्बिनेशन है उन प्लांट्स का कि हमें इतनी ही मेडिसिन इसमें डालना है, और उसका कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन होगा तो मेडिसिन हमेशा टारगेट पर काम करती है। हम जैसे कहते हैं एक टारगेट थेरेपी होती है। जैसे इलेक्ट्रोपैथी में लीवर के लिए अलग एक मेडिसिन है, गॉल ब्लैडर के लिए अलग मेडिसिन है, किडनी के लिए एक स्पेशल मेडिसिन है। तो इलेक्ट्रोपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो बिल्कुल टारगेट पे काम करती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपैथी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आयुर्वेद में हम लोग चक्रास की बात करते हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं, और जो 7 चक्र हमारी 7 ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, और वो 7 ग्लैंड हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करते हैं। जब उन चक्रों के अंदर सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी कम होता है, एक लेवल होता है कि 40% होना चाहिए, यदि उससे कम होगा तो हम बीमार होते हैं। इसी प्रकार से और हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चक्र के सर्कुलेशन में कमी आ रही है और कौन सी बीमारी हमें हो रही है। तो इस प्रकार से 7 जो चक्र हैं, 7 चक्रों में 7 ग्लैंड्स हैं, 7 ग्लैंड्स पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं, और यदि चक्रों का सर्कुलेशन संतुलन ठीक रहेगा तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे द्वारा एक इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा हम लोगों ने एक साइंटिफिक एक प्रोडक्ट वो बनाया हुआ हमने कि किस प्रकार से हमारी मेडिसिन वर्क करती है। कैसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन तुरंत प्रभावी है, इसके लिए हमने एक फिजिकल टेस्ट रखा हुआ है, और एक हमारे पास साइंटिफिक टेस्ट भी है, जिसमें भी डॉक्टर आशीष हार्डिया हैं, वो आपके सामने अभी पेश करेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन तुरंत प्रभावी है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पूरे शरीर पे कैसे काम करती है। जैसे मैं कहूँगा कि हमारा जो चक्रास है उसको हमें यदि रेगुलेट करना है तो हमें कम से कम 6 महीने से साल भर का समय लगता है। उसके लिए हमें योगा करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें हमारा भोजन बदलना होगा, तब वो चक्रास हमारे बैलेंस होते हैं। परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के लगाते से ही वो चक्र जो 30% काम कर रहा है वो चक्र 70% काम करने लगता है। मात्र 2 से 3 मिनट कि हम एक जो ऑरा इमेजिंग एक मशीन है हमारे पास में, उसके द्वारा हम हमारे जो चक्रास होते हैं वो बताता है कि 7 चक्रों का लेवल क्या है, और इसके बाद में मेडिसिन लगाने के बाद में उन चक्रों का लेवल कैसे एकदम से हाई करता है, बढ़ता है। तो मैं कहूँगा कि हमारे आज के डॉक्टर वार्ष्णेय जी हमारे बीच उपस्थित हों, और हम उन्हीं पे ही पिट्यूटरी ग्लैंड इससे कंट्रोल होती है, और 7वां चक्र होता है सहस्त्र चक्र, इसको क्राउन कहते हैं। इस पर पीनियल ग्लैंड्स कंट्रोल होती है। तो इस प्रकार से 7 चक्र आप देख रहे हैं,
और हमने देखा ही कि जो 7 चक्रों, ये जो मशीन है, जो ये सॉफ्टवेयर है, ये बता रहा है कि चक्र कितने एक्टिव हैं और कितनी एनर्जी है, जो आप गोल्डन एनर्जी देख रहे हैं। और ये चक्रास हमारा पूरा नेचर को भी बयान करते हैं। ये जो चक्रास होते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, तो सर हम देख पा रहे हैं जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल में है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग या जो एक इंसान होता है वो वाइब्रेशन पे जिंदा है। अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर वाइब्रेशन है, झंझनाहट है, तो आप जीवित हैं। हम ईसीजी भी लेते हैं तो आपकी नर्व्स की जो फ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करता है, ईईजी को रिकॉर्ड करता है। उसी प्रकार से आपके अंदर की वाइब्रेशन, आपके ऑरा और आपके चक्रों की स्थिति हमको बताया जाता है। अब आप जब देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अगर मैं एक एक की बात करूं तो पहले जो आपकी स्क्रीन सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रही है वो आपका पूरा बैलेंसिंग चक्र की, साथ ही साथ में आपका ऑरा। अगर मैं ऑरा की बात करूं, ऑरा होता क्या है, जैसे आप श्री भगवान को देखते हैं तो उनके पीछे बड़ा सा सूर्य दिखाई देता है, तो वो उनका ऑरा होता है। हर एक इंसान का ऑरा है। अगर मैं आपका ऑरा जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा आप दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। ये बताता है कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस टाइप के इंसान हैं, आप कितने रुझारू हैं काम के प्रति, आराम के प्रति। ये सब चीज़ें हमें इससे देखने को पता चलती हैं। दूसरी है आपका बॉडी माइंड स्पिरिट। बॉडी माइंड स्पिरिट का ये रेशियो। अब ये बॉडी माइंड स्पिरिट क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये दर्शाता है कि बॉडी अभी कितनी एक्टिव है आपकी शरीर के अंदर, माइंड यानी मस्तिष्क हमारा कितना एक्टिव है इस समय, और उसके बाद होता है हमारी अंतरात्मा जिसको स्पिरिट कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका ये बैलेंस टाइप ही है ना। दिमाग भी मेरा उसी वक्त उसी तरह काम कर रहा है जितना मेरा शरीर मुझे इजाजत दे रहा है, और अंतरात्मा। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं या जिनका दिमाग बहुत चल रहा है ना, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है तो वो कम हो जाएगा, मर चुकी है इन द सेंस कम हो गई तो वो कम हो जाएगा। और आपकी बॉडी मतलब आप कितना हेल्दी अपने आप को फील कर रहे हैं। तो इस शरीर पे जो हमें शरीर मिला है उस पर अभी अधिकतम प्रयास किसका सबसे ज्यादा है, हमें उससे पता चलता है। इसके बाद आता है आपका यिंग यांग बैलेंस, जो आपको इमोशनल मीटर के पास में लिख रहा होगा। ये होता है हर इंसान के अंदर। आप जानते हैं कि मातृ शक्ति और पितृ शक्ति दोनों होती है, मेल और फीमेल पावर दोनों होती है। तो उसी का बैलेंसिंग इसमें दिखाता है। अब हम डायरेक्टली साइमल्टेनियसली अगर बात करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या ये जो सॉफ्टवेयर है हमने जो परचेज किया, जो हमने जो आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है। पहली चीज ये होती है सर कि आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स आपके ऑरा को दर्शा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं सफेद से। जब एक बच्चा पैदा होता है या हम कोई दुनिया में आता है तो शुरुआत सफेद से होती है। सफेद मतलब कच्चा घड़ा। आप उसको किसी भी कलर में जा सकता है। पहली चीज, कोई कलर बुरा है, कोई कलर अच्छा नहीं होता, सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होती है कि वो किस तरह से है। अगर ये जो कलर है ये हरा और लाल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आप एक्टिव है किसी काम के लिए। एक 19 या 20 साल का किसी आप इंसान का आप लेंगे और जो या 30 साल के आसपास का ऑरा लेंगे जो एक महत्वाकांक्षी है, तो उसका हो सकता है ऑरा लाल की तरफ जाए। और उसी वक्त जब हम किसी साधु संत का या ऐसे एजेड इंसान का हम ऑरा देखते हैं तो वो जैसा आपका अभी ऑरा दिख रहा है सफेद के आसपास, आप पिंक देख पा रहे हैं, बरगंडी देख पा रहे हैं, इसके आसपास का आपका ऑरा है। इसको बोलते हैं संतुष्टि की तरफ, एक संतुष्टि की निशानी होती है एक ऑरा में कि हाँ जीवन में हम अभी तक संतुष्ट हैं या जो मैंने करा उसका रिग्रेट नहीं है। ये एक समझने वाली बात है। अब यही जो ऑरा होता है हम लोग कैंसर पेशेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के पेशेंट से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सर। जैसे ये सर ने बताया कि हर एक ऑरा हर एक चक्र हर एक ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है। हमें अभी अलग अलग पता चला। अब
अब जब हम इसको देख रहे हैं तो हर चक्र एक जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, हर चक्र एक जैसी फ्रीक्वेंसी पे हमें दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर भी अगर डिफ्लेक्शन आता है, कहीं पर भी चक्रों की साइड छोटी हो जाती है या कलर फेड हो जाता है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि आज ये बीमारी है और आने वाले समय में ये और घातक हो सकती है। और किसी कैंसर पेशेंट को या 4th स्टेज या 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, वो सफ़ेद की तरफ जा रही है, भले वो कितनी भी साल के बाद हो। अब वो 5 साल का बच्चा हो या 19 साल का जवान या 30 साल का व्यस्त हो, उसकी एनर्जी जो है वो कम तरफ जाती है। और जैसे कि इलेक्ट्रोपैथी एक तरह से एनर्जी बेस्ड साइंस है, ये आपके अंदर की एनर्जी को उसी क्षण बढ़ाती है और शरीर को मजबूर करती है ताकि वो हील हो सके, अब हम आपका देख पा रहे हैं सर। अब आप देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों का उपयोग करने के बाद क्या इस ऑरा में चेंजेस आते हैं। अगर हम ये ऑरा चेंज करने की बात करेंगे तो इसके बाद इलेक्ट्रोपैथी की दवाई के बाद इस ऑरा में, वैसे तो ये साइंटिफिकली बहुत यूजुअल बहुत अच्छा ऑरा दिख रहा है मुझे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपका जो लोअर या रूट चक्र है वो थोड़ा सा वीक है, वो कम है। अब लोअर रूट की बात करूँ तो हो सकता है घुटनों की प्रॉब्लम हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकता है लोअर बॉडी की किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एजेड है तो इस वजह से एक कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो दवाई है वो क्या इफेक्ट डालती है। एक मेडिसिन है रेड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बहुत से जो यहाँ चिकित्सक मौजूद हैं वो जानते ही होंगे किस काम के लिए आती है। इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है जो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं बॉडी से। देखिए जो चक्रास होते हैं इस पे एनर्जी का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीलेशन होता है पर सेकंड 437 ट्रिलियन। जो एनर्जी का जो सर्कुलेशन है हमारे चक्रों में 437 ट्रिलियन, ये होता है रूट चक्र। रूट चक्र जो कि हमारी जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो एनर्जेटिक, वाइटल, विनर, फोर्स ऑफ विल। अब ये देखिए सर, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन का उपयोग करा तो इनका ऑरा जो था एकदम से रेड और येलो की तरफ, मतलब ये फुल टू एनर्जी के साथ में हमारे सामने एक मौजूदा स्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ दवाई के एप्लीकेशन के बाद ही एनर्जी जो थी जो व्हाइट के आसपास थी अभी रेड में है। तो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन की पावर है जो किसी भी इंसान के ऑरा तक को चेंज कर सकती है, किसी भी इंसान के वाइटल चक्रास को चेंज कर सकती है। इससे बड़ा सबूत हम इलेक्ट्रोपैथी के लिए क्या और दे सकते हैं कि ये एनर्जी बेस्ड साइंस है या नहीं। आपका जो राइट हैंड साइड का ऑरा है सर, राइट और लेफ्ट दो ऑरा आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट एट प्रेजेंटली अभी क्या हो रहा है, अभी क्या फील कर रहे हैं, और लेफ्ट जो लंबे समय तक चलते हुए आ रहा है। तो मेन जो आपको ऑरा चेंज हुआ है वो लाल की तरफ हुआ है, लाल राइट हैंड साइड पे हुआ है, वो लाल हो गया। तो अभी की जो एनर्जी है आप फील कुछ नहीं कर रहे होंगे, आई गेस आप कुछ भी नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक और पहलू को दर्शाती है इलेक्ट्रोपैथी की कि इलेक्ट्रोपैथी आपके ऑर्गन को कोई छेड़खानी नहीं करती किसी भी प्रकार की। आपके ऑर्गन्स में वो कुछ नहीं कर रही, आपके ब्लड में वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ आपके फ्लूइड और लिम्फ पे काम कर रही है और उसी से इंसान को ठीक कर रही है। तो ये अभी का ऑरा है आपका, और इसके पहले का ऑरा हमने समझ लिया था। तो ये है इलेक्ट्रोपैथी की असली बात। तो इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है और तुरंत ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे काम करती है। कुछ ही सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैंसर पेशेंट आते हैं जो मॉर्फिन पे होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, जिसको हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी के बाद कि आप लेके जाइए, आप इनकी सेवा करिए। क्योंकि उस समय वो पेशेंट के इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स इतना कम हो जाता है कि वो कोई भी ड्रग लेने की स्थिति में नहीं होता है। तो वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम कुछ ही
घंटों के अंदर हम उनके पेन के अंदर 70-80% तक हम सक्सेस होते हैं। और ऐसे पेशेंट आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन खाते हैं, उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से ही बंद करते हैं। ये ट्रीटमेंट अभी तक दुनिया में पेन का कोई इलाज नहीं है, परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पेन को कंट्रोल करती है, साथ में डिसीज को कंट्रोल करती है, डिसीज के रिकवरी करती है। और ऐसे कई पेशेंट हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा जो मेटास्टेटिक के क्योर भी हुए हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लगभग मैंने 6,500 पेशेंट का रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर डिपार्टमेंट कमेटी को दिया हुआ है, और उसमें 10 प्रूविंग जो हमारे केस हैं जो पूर्ण रूप से क्योर्ड हुए हैं, जिसमें पेनक्रियास कैंसर है, लीवर कैंसर है, ल्यूकेमिया है, गॉलब्लैडर कैंसर है, उनके हमने गवर्नमेंट को केस भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर प्रकार के पेशेंट, कैंसर पेशेंट को, या मैं कहूँगा कि जितने भी क्रॉनिक डिसीज जिनमें होती है उसको तो हम क्योर करते ही हैं, और कैंसर जैसी बीमारी के अंदर भी हमारा जो सक्सेस रेट है वो लगभग 70-80% है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो हमारे अस्पताल में आए और बिना आराम लिए हमारे यहाँ से जाए। हम ठीक होने की गारंटी नहीं देते हैं, परंतु इस बात की जरूर गारंटी देते हैं कि आप जिस भी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आएगा वो हमारे यहाँ से बेहतर स्थिति में हमारे यहाँ से 7 दिनों का इलाज लेके और वो अपने घर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की विशेषता है। और जैसे अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन कैसे कितनी इफेक्टिव है, और इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमारे बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जबकि तुरंत कैसा भी किसी भी केस के अंदर, मैं कहूँगा कैंसर की बात नहीं करता हूँ, कि जितनी भी डिसीज होती है, एक्यूट डिसीज होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है, वहाँ पर यदि हम मेडिसिन को लगाएंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे हम लगाएंगे, हमारे चक्रों पे लगाएंगे, तो वो तुरंत पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और डिसीज को ठीक करती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है, और वो बीमारी कोई सी भी हो। आप जैसे अभी हम कहेंगे, जैसे अभी किडनी रीनल फेलोर के केस बहुत चल रहे हैं, हमने हमारे यहाँ पे रीनल केयर सेंटर भी स्टार्ट किया है, और उसमें ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन 15 हो गया है, 16 हो गया, 18 हो गया है, हमने उनके क्रिएटिनिन लेवल को हमने 20 दिन 25 दिन में हमने लाके उनको, जिसको 15 हो गया था उसको 8 पे लेके आ गए, 6 पे लेके आ गए। ऐसे भी पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, वो डायलिसिस से बाहर आ गए हैं, या डायलिसिस पे जाने वाले हैं जिनका 9 और 10 क्रिएटिनिन हो गया है, हमने हमारा ट्रीटमेंट किया तो वो वापस से रिवर्स होकर आ गए हैं। तो हर प्रकार के केस के अंदर इलेक्ट्रोपैथी कारगर है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करती है और साथ में पैलेटिव ट्रीटमेंट भी कर रही है। अस्थमा के केस हम कहेंगे, अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन द्वारा 100% क्योर हो सकता है। और पेन के लिए तो मैं कहूँ, जिसको गाउट हो गया, रूमेटिज्म हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम को सरकार को जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। और मैंने ये बात केंद्र सरकार से भी कही है कि सरकार एक तो हमारे अस्पताल का निरीक्षण करे, हमने जो केस अब तक ठीक किए हैं उसका एनालिसिस करे, और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय हमारे बीच बैठे हुए, और भारत सरकार को भी निवेदन किया गया है कि हमें एक हॉस्पिटल में हमें ऐसे मरीज दिए जाएं जो 5 पैलेटिव बीमारियों के होते हैं, उन मरीजों को जिसमें कैंसर भी शामिल हो, और हमारी 6 महीने के लिए, साल भर के लिए एक आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप आप ले सकते हैं, और मशीनें आपकी होंगी, पैथोलॉजी आपकी होगी, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम आपके होंगे, एक्सपर्ट आपके होंगे, परंतु मेडिसिन हमारी होगी और पेशेंट को ट्रीट करने वाले हमारे डॉक्टर होंगे, और आप देखेंगे कि हम उन पेशेंट्स को कितने दिनों के अंदर हम उनको ठीक कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे केस अभी एक केस अभी एडमिट है कि जिसका
गॉलब्लैडर कैंसर है, जिसका बिलिरुबिन 15 है, उसको स्टेंट लगा दिया, डियोडेनम में स्टेंट लगाया, साथ में गॉलब्लैडर में स्टेंट लगा दिया। इसके बाद स्टेंट उसके फेल हो गए और डॉक्टर बोला कि अब कुछ नहीं कर सकते, कीमो भी नहीं दे सकते। उस पेशेंट को हमने 9 दिन के अंदर हमने 15 से क्रिएटिनिन उसका 3 पे लेकर गए। ये असंभव है, परंतु इलेक्ट्रोपैथी में संभव है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर आशीष हैं, अभी आपके सामने बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं, कुछ पेशेंट के भी हम बताएंगे, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अगले सत्र में फिर वो कुछ बातें कहेंगे आपसे। धन्यवाद। अगले सेशन में हम डॉक्टर आशीष से कुछ और नई जानकारियां एकत्रित करके अपने आप में समाहित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सब चिकित्सक हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स अपने मरीजों का इलाज करता है, अपने मरीजों के प्रति समर्पित रहता है। हम सब मरीजों के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी अपने आप को बनाए रखते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो फोटो खिंचाओ और डालो, ये तो अब चलन लगभग हर आदमी को सोशल बना ही चुका है। थोड़ा सा एक 2 केस स्टडी है, जो अभी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक लेडी है जिसकी एज करीब 70 साल है, उसको लिप कैंसर हो गया था और वो कहीं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नासिक में ट्रीटमेंट ले रही थी। उनका आप देखिए फोटो, आप जिस कंडीशन में आई थी उनकी ये कंडीशन देखिए आप। ये अभी 26/11 में ये केस है, 26 नवंबर को हमारे एडमिट हुई है और अभी एडमिट है आज के तारीख में, इस कंडीशन में आई थी। आगे बताइए नेक्स्ट। इस पे वॉर्म्स पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे इसमें। पेशेंट को ब्लीडिंग था, बहुत पेन था। कैसे तबीयत आपकी ठीक लग रही है? ये देखिए अब ये कंडीशन है। 6 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर देखिए आप, इनको उनका जो इन्फेक्शन खत्म हो गया है। अच्छा, और सब ठीक है? तो ये ऐसा केस है जो बिल्कुल रिजेक्ट केस है। दादा में थोड़ी सी प्रगति भी करी आई आणि आज जरा बडबड कर रहे हो आणि बाकी पण चला कर रहे हो उतरते या उठते बाथरूम में भी जाए टॉयलेट में भी जाए। आप जब लाए थे तो चल फिर भी नहीं पा रही थी ना? बोला डॉक्टर अंदर कैसे हो गया, समझाते हैं एक दिन हम लोग तुरंत 2 टाइम गाड़ी करके लेके आ गए। वो हमारे ख्याल में नहीं आया, अंदर ऐसा प्रॉब्लम है। वैसे हमारे 3-4 डॉक्टर वहाँ के नासिक के फिर आए हम लोग। अच्छा। हाँ, पर ये जो प्रॉब्लम को चालू हो गया है हमारे ध्यान में नहीं आया। इस दिन देखा है बच्ची ने एक मम्मी ने सब वैसे हमने 4 बजे गाड़ी को रखी, वैसे तुरंत ही की। इनके पास पहले बैठना बहुत मुश्किल था, समय की जरूरत थी। अब तो बदबू नहीं है ना? आप वो कर सकता तो क्या नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, वैसे सब चीजें ठीक होगी, हो जाएगी। हो जाएगी। वो प्लेन हो जाती है, वो भी होगा, प्लेन भी होगा, सब होगा। अच्छा, है ना? कीड़े पड़ गए थे, वर्म्स उसमें पड़ गए थे, है ना? सब डॉक्टर ने मना कर दिया था आपको कि बच्चे बैठने से ख्याल में नहीं आया जल्दी। चलो ठीक। ये लिम्फोमा केस है। इस लेडी के धार की लेडी है, इसके 8 ऑपरेशन में, 8 ऑपरेशन के बाद कितने ऑपरेशन कराए थे? इस कंडीशन में हमारे पास आई थी। 9 ऑपरेशन कराए थे और ये आपका बोल रहा ट्यूमर हो गया था, अब ठीक हो गया ये, है ना? इसमें से लगभग 1.2 लीटर इसमें से पस निकला, ठीक है? और आप खाना पीना सब ठीक है आपका? कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। चलो ठीक है, कल डिस्चार्ज करेंगे आपको। ठीक है। संतराम नाम है आपका, और कब से तकलीफ है आपको? 1 महीने से है। अच्छा, 1-1.5 साल से तकलीफ चली आ रही है आपको, और अभी 1 महीने से आपकी आवाज बढ़ रही है बिल्कुल। खाना निकलते बन रहा है? और क्या तकलीफ? पेशेंट भी एडमिट है। कहाँ दर्द होता है? पीछे दर्द होता है। अच्छा अच्छा।
अच्छा, अभी तक कुछ इलाज कराया है आपने? कहाँ पे इलाज कराया? ग्वालियर में कहाँ पे कराया? अच्छा, ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में कराया आपने? अच्छा, चिरायू मेडिकल कॉलेज, ये सब जगह आपने इलाज कराया, परंतु आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए आपका इलाज करते हैं, है ना? सब चीज़ों में आराम होगा। 7 दिनों के अंदर आपकी आवाज़ भी खुल जाएगी, ठीक है? खाना निकलने में भी आपको आराम हो जाएगा, सब चीज़ों में आराम हो जाएगा। ठीक, कितना खर्च कर दिया अभी तक? 20 लाख रुपए आप खर्च करने के बाद भी अभी स्थिति जो है 20 रुपए का आराम नहीं, और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। चलिए, हैं? पतला खाना खा पाते हैं? अच्छा, कफ निकलने दीजिए, कफ निकलेगा, गला अपना साफ होगा तो आपको और ज्यादा आपकी आवाज खुलेगी। आप पहले से आवाज खुली है आपकी, है ना? आवाज पहले से खुली है अपनी, गले में दर्द तो नहीं अभी है? थोड़ा दर्द रहता है। अच्छा, तो पतला भी खाना खा पा रहे हैं आप? अच्छा, और कोई तकलीफ इसके अलावा? यहाँ पे दर्द होता है, ठीक, चलो। कितना आराम हो गया इनको अभी? मतलब आज 3 दिन पूरा होगा, 3 दिन में 25% आराम हो गया। चलिए, अभी और आराम हो जाएगा, ट्रीटमेंट चल रहा है ना? और अभी 4 दिन और रहना आपको, और अच्छा आराम हो जाएगा। कैंसर केयर सेंटर में एक नई केयर सेंटर की स्थापना कैंसर से देखा आपने किस तरह से कैंसर के मरीजों को ठीक करने में इलेक्ट्रोमियोपैथी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।